हेलो स्टूडेंट, आप सबका अनअकैडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। अनअकैडमी इंडिया के सबसे बड़ी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं या मुझसे जुड़ते हैं तो आपको डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर कोर्स, लाइव टेस्टिंग क्विज और अनलिमिटेड एक्सेस की सुविधा प्राप्त होगी। पर यह सुविधा तभी मिलेगी जब आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड करेंगे। मैं अपनी बात करूं, मेरा नाम यशवंत कुमार सिंह है और मैं पिछले 20 वर्षों से यूपीएससी के लिए पढ़ा रहा हूं। मेरे पढ़ाए हुए लगभग 100 से अधिक बच्चों का आईएएस में सिलेक्शन हो चुका है। मैं आपको पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, गवर्नेंस, इंटरनल सिक्योरिटी, सोशल जस्टिस पढ़ाऊंगा मैं आपको। यदि आप इससे जुड़ते हैं अनअकैडमी से, तो आपको इंडिया के बेहतरीन टीचर से पढ़ने का मौका मिलेगा, जैसे रोमन सैनी, मृणाल पटेल जैसे टीचर। इस पर बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे हिस्ट्री, ऑप्शनल कोर्स, करंट अफेयर्स, इंडियन इकोनॉमी। इस पर 2 तरह के कोर्स हैं, प्लस और आइकॉनिक। प्लस की फीस जो भी हो, यदि आप निश्चय के रेफरल कोड का उपयोग करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। आइकॉनिक की फीस प्लस से ज्यादा है, क्योंकि आइकॉनिक में पर्सनल कोच, डेली मेंस, क्विज आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर की सुविधा मिलती है। पर यदि आप निश्चय के रेफरल कोड का उपयोग करते हैं तो यहां भी आपको क्या मिलेगा? 10% डिस्काउंट मिलेगा। इस पर ऑप्शनल कोर्स की सुविधा भी उपलब्ध है, पर निश्चय का रेफरल कोड उपयोग करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। अब सोचो जरा, आप हम बात करें प्री यूपीएससी या पीसीएस, हम प्री एग्जाम की बात करें। एक चीज सोचो आप, इस समय यूपीएससी का प्री क्वालिफाई करना टफ हो चुका है उन बच्चों के लिए जिनकी रणनीति अच्छी नहीं है। आखिर कुछ स्टूडेंट ऐसे जिनकी पीटी बहुत आसान है, उनका पूरा फोकस मेंस के लिए होता है, और अनेक ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्हें प्रीलिम्स क्वालिफाई करना एक बहुत बड़ा हर्डल है, एक बहुत बड़ी बाधा है। उन्हें ये लगता है कि प्रीलिम्स से एक बार क्वालिफाई हो जाए तो समझो कि जंग जीत लेंगे। आखिर ऐसा क्यों होता है? कुछ लोगों के लिए प्रीलिम्स इतना आसान क्यों है, और कुछ लोगों के लिए प्रीलिम्स से सब कुछ क्यों हो गया है? सोचो आप, अनेक ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका यह सपना है कि एक बार प्रीलिम्स हो जाए। आखिर क्यों? कुछ स्टूडेंट के लिए प्रीलिम्स आसान क्यों है? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। अब सोचो, यदि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहे हैं तो आपकी रणनीति अच्छी होनी चाहिए, बल्कि यह कहा जाए आपको स्मार्ट स्टडी करनी होगी। अब प्रश्न यह उठा, कोई स्मार्ट स्टडी कैसे की जाए ताकि प्रीलिम्स निकल जाए? यदि आपकी रणनीति उचित और स्मार्ट है तो आपके लिए प्रीलिम्स बहुत आसान हो जाएगा। आइए हम देखते हैं कि प्रीलिम्स के लिए क्या क्या पढ़ना चाहिए। सबसे पहले बात करें, यदि आप प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं, आपके लिए प्रीलिम्स टफ है, तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी को फोकस करो। आप एनसीईआरटी को फोकस करो। आप सोचो, सभी लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं, पर बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्हें एनसीईआरटी तैयार होगा। एक पढ़ना, एक एनसीईआरटी से प्रश्नों से खेलना, दोनों अलग अलग होता है। आप यदि एनसीईआरटी पढ़ती हैं, कुछ भी पढ़ें, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हम पॉलिटी की बात करें, कुछ भी पढ़ो आप, एनसीईआरटी के जितने भी टॉपिक हैं आप उसको पॉइंट फॉर्म में नोट्स बना लो। आप पॉइंट फॉर्म में नोट्स बनाओ। आप नोट्स बनाना जैसे मान लिया जाए, लेकिन जब हम नोट्स बनाओगे तो एनसीईआरटी में जितने भी वर्ड्स है ना, शब्द है, उसकी मीनिंग एकदम क्लियर होनी चाहिए। सच तो यह है कि अनेक ऐसे विद्यार्थी हैं
जो एनसीईआरटी एक से अधिक बार पढ़ चुके हैं, फिर भी प्रश्न गलत हो जाता है। मैं जब एनसीईआरटी की क्लास लेता हूं तो यही बताता हूं, देखो यहां आपसे गलतियां होंगी। यदि आपकी गलतियों को बताते चले कि आप यहां गलती कर सकते हो, तो स्वाभाविक आप उस पर ज्यादा ध्यान दोगे। आप यहां भी वही कहना चाहता हूं। आप हर चीज को आप पॉइंट फॉर्म में नोट्स बनाओ। आप पॉइंट फॉर्म में नोट्स, फॉर एग्जाम्पल। लेकिन नोट्स बनाने के साथ अनेक ऐसे स्टूडेंट हैं जो केवल के डेटा लिखते हैं। आज शब्द की मीनिंग जानो आप। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लिया जाए एनसीईआरटी में एक शब्द लिखा है लोकतंत्र, और एग्जैक्ट लोकतंत्र की मीनिंग बताया एनसीईआरटी में, उसका मतलब क्या होता है। जैसे मैंने कहा संवैधानिक सरकार, जो पिछली बार प्रीवियस पूछा गया था, यह एनसीईआरटी का एक शब्द है। संवैधानिक सरकार, यह पूछा था कि संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या होता है। सीमित सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, संवैधानिक सरकार, जितने भी चार विकल्प दिए हुए थे, लग ये रहा था कि चारों विकल्प सही है, पर उसमें से एक चुनना था। और एनसीईआरटी में इस शब्द का मीनिंग बताया गया है। शब्द का मीनिंग एनसीईआरटी में बताया गया है कि संवैधानिक सरकार का अर्थ होता क्या है। तो सबसे पहले एनसीईआरटी में जितने भी शब्द दिए गए हैं, उन शब्द की मीनिंग पर काम करो आप। मुझे लगता है कि पूरी एनसीईआरटी का हार्डली 50 से 60 शब्द होंगे। शब्दों की मीनिंग तैयार कर लो आप। वहां से कम 3 से 4 प्रश्न, 3 से 4 प्रश्न आपके सही हो जाएंगे शब्द की मीनिंग से। हमेशा ध्यान दो इस बात को। हम दूसरी चीज बात करें, यदि एनसीईआरटी आपका तैयार हो गया तो मैं दिखा योजना, और हम बात करें, हम कुरुक्षेत्र की बात करें। यूपीएससी में हर साल 10 से 15 प्रश्न योजना कुरुक्षेत्र से पूछा जाता है। अब इसका तरीका क्या है। यदि आप योजना का नोट्स बनाते हो पॉइंट फॉर्म में, नोट्स बनाओ आप पॉइंट फॉर्म में, आप कुरुक्षेत्र का नोट्स बनाते हो पॉइंट फॉर्म में, तो हार्डली आपके 50 पेज योजना का पॉइंट फॉर्म में नोट्स बनाओगे तो 1 महीने का हार्डली 2 पेज का नोट्स होगा। 12 महीने का हार्डली 24 से 25 पेज का नोट्स बनेगा। कुरुक्षेत्र का भी हार्डली 24 से लेकर 25 पेज का नोट्स बनेगा। टोटल कितना हो गया? 50 पेज। इस 50 पेज से आपके 10 से 15 प्रश्न आना तय है। 5 प्रश्न यहां है। 3 से 4 शब्द की मीनिंग की बात करें, 10 से 15 शब्द की बात करें। क्वेश्चन योजना कुरुक्षेत्र से केवल 50 पेज, और योजना आती है हार्डली 40 से 50 पेज की। और 50 पेज का नोट्स बनाने में आप पढ़ते जाओ, पॉइंट फॉर्म में लिखते चले जाओ। मुझे लगता है कि आपको 2 दिन काम करना होगा। मेरे क्लास के बच्चे करते हैं ये। जब मैं ऑफलाइन लेता हूं तो हर क्लास के मैं हर स्टूडेंट से कहता हूं, वो तैयार करता है। आप सोचो, इसलिए क्लास के बच्चे जो प्रीलिम्स दिए थे इस बार, अधिकांश बच्चे 55 प्लस, 60, 63, 68, 72 क्वेश्चन सही था बच्चों का। ये आपको करना ही करना है। 50 पेज। आप ध्यान देने इस बात को। ये चीज, फिर एक प्रश्न। यदि आपने इस पर काम कर लिया तो फिर एक प्रश्न उठा। आप यदि एनसीईआरटी पर पढ़ते हैं, एनसीईआरटी की बात करें, हम ज्योग्राफी की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, साइंस की बात करें, या फिर हम पॉलिटी की बात करें, यदि आपका एनसीईआरटी ढंग से तैयार है, तो यकीन करो आपका 35 से 40 क्वेश्चन, 100 में 35 से 40 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से आ जाएंगे। एनसीईआरटी से इससे 2 फायदा होगा, आपका मेंस भी तैयार होगा और प्रीलिम्स भी तैयार होगा। लेकिन फिर मैं कहना चाहता हूं कि यूपीएससी में जो विकल्प है, जो ट्विस्ट करता है, वो सबसे टफ होता है। काम आपको करना होगा। 35 से 40 क्वेश्चन
मान लिया जाए 35 क्वेश्चन आपके हाथ में है और एनसीईआरटी कितनी पतली होती है। योजना पे आपने काम कर लिया 10 से 15 क्वेश्चन, तो आपका 45 क्वेश्चन तो बन गया। कई बार विज्ञान प्रगति से एक मैगजीन आती है भारत सरकार की, विज्ञान, हम प्रगति की बात करें, विज्ञान प्रगति की बात करें। अब सोचो, ये 12 महीने की विज्ञान प्रगति आती है और मैंने देखा है मेंस हो या प्रीलिम्स हो, कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन विज्ञान प्रगति से पूछा जाता है। यदि साइंस टे का 12 क्वेश्चन पूछा गया है तो 6 से 7 क्वेश्चन विज्ञान प्रगति से पूछा जाता है। और विज्ञान प्रगति का यदि नोट्स बनाओगे 12 महीने का, तो हार्डली 24 से 26 पेज का नोट्स बनेगा। इस 24 से 26 पेज से 6 से 7 क्वेश्चन आपके सही हो चुके हैं। आप एनसीईआरटी आपका तैयार है, आप 50 क्रॉस कर जाओगे आप। और पीटी हो कितनी में रहा है, मतलब 49, 50, 51 और 52 की बात करें, आपके लिए पीटी क्वालिफाई करना आसान हो जाएगा। पर दुर्भाग्य यह है, स्टूडेंट इसे नहीं पढ़ता है। स्टूडेंट को मोटी मोटी किताबें चाहिए। मेरा मानना है कि किसी बच्चे को बाहर करना है, उसको बहुत सारी किताबें खरीद के दे दो, यकीन करो वो पीटी से बाहर हो जाएगा। आपको किताबों के बोझ से बचना है। अब एक चीज देखो, इकोनॉमिक्स की यदि बात करें, यूपीएससी हर साल 16 से लेकर 20 प्रश्न पूछता है, 20 प्रश्न पूछता है, मैं बात करूं। लेकिन ये जो 20 प्रश्न है इकोनॉमिक्स में, टर्म से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, शब्दावली से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। शब्दावली से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसमें दो चीज होगा, एक तो आर्थिक समीक्षा, इकोनॉमिक्स सर्वे, हम दूसरी चीज बात करें बजट। लेकिन 16 से 20 प्रश्नों की बात करें, कम से कम 13 से 15 प्रश्न ऐसा है जो स्टैटिक पूछा जाता है, शब्द की मीनिंग से प्रश्न पूछा जाता है। जैसे एग्जांपल लेता हूं, 2020 में जिन बच्चों का पीटी हुआ, मैंने इकोनॉमिक्स की क्लास ली थी, अभी भी अनअकैडमी पे मैं इकोनॉमिक्स पीटी पढ़ा रहा हूं। मैंने इकोनॉमिक्स की क्लास ली थी और 20 क्वेश्चन में से 17 क्वेश्चन उस क्लास नोट से फंसा है, जबकि बहुत कुछ नहीं पढ़ाया, मैं शब्द पढ़ाया और इंटरलिंक करना सिखाया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं, बैंक दर। इस समय मेरा क्लास यही चल रहा है अनअकैडमी पे, बैंक रेट। आपने बैंक दर की मीनिंग रट ली, पर यह पूछेगा नहीं यूपीएससी, बैंक दर में कमी का प्रभाव, कमी का प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव अब विकल्प देगा 1, 2, 3 और 4 की बात करें। फॉर एग्जाम्पल, शेयर मार्केट में उछाल। नंबर 2 की बात, औद्योगिकरण, ज्यादा निवेश, इस तरह के विकल्प दे देगा। ये बेशक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ये प्रश्न आपके बस में है, आप इसे कर सकते हो। यदि ये प्रश्न आपका गलत हुआ तो सोचो आप कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। रही बात इकोनॉमिक्स सर्वे की, इकोनॉमिक्स सर्वे इतना मोटा आता है, हम क्या पढ़ेंगे और क्या हम सब कुछ रट पाएंगे? हमने रट भी लिया तो क्या हम एग्जामिनेशन हॉल तक उसे कैरी कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। पर जो हमारे बस में है 13 से 15 क्वेश्चन, ये तो सही कर ले। अब सोचो, यदि आपने इसको सही कर लिया तो मुझे लगता है कि आपका इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। पर इकोनॉमिक्स के टर्म्स को समझने के साथ उसका इफेक्ट देखो आप। जैसे अभी मैं अनअकैडमी पे जो क्लास ले रहा हूं, मैं अनअकैडमी पे इकोनॉमिक्स की, मैं यही चीज सिखा रहा हूं
कि बैंक दर का प्रभाव क्या पड़ेगा, CRR में कमी का क्या प्रभाव पड़ेगा, यही चीज मैं क्लास में सिखा रहा हूं मैं। ये आप कर सकते हैं। अब ध्यान देने इस बात को, यदि मैं कहूं जाग्रफी, अब जाग्रफी की एनसीईआरटी पढ़ो आप, एनसीईआरटी पढ़ो आप, और याद रखना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, रटना नहीं है। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो पीटी क्वालिफाई करना बहुत टफ हो जाएगा। जाग्रफी, यदि हम इकोलॉजी की बात करें तो हमेशा ध्यान दो, समानता इकोलॉजी में कभी 10 क्वेश्चन से लेकर कभी 12 क्वेश्चन पूछता है। इस 10 से 12 क्वेश्चन में 5 से 6 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेसिस होता है और 6 से 7 क्वेश्चन करंट बेसिस होता है। पर जो करंट बेसिस है वो करना आपके लिए बहुत मुश्किल है। पता नहीं क्या पूछ दे बायोडायवर्सिटी में, फॉर एग्जाम्पल किस बंदर की पूंछ सबसे लंबी होती है। इस बार का क्वेश्चन देखो आप, प्रश्न क्या था कि किस नेशनल पार्क में हाथियों की संख्या सबसे ज्यादा है, और हाथियों का जो भी जीवन काल उसे लीड कौन करता है। क्या हम सब कुछ पढ़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आपको लगता होगा कि हम कर ले जाएंगे, एक बार पढ़ोगे चीजें भूल जाती हैं वो। उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका यह है कि जो 5 से 6 क्वेश्चन पूछा जाता है कॉन्सेप्ट बेसिस, ये जो कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन पूछा जाता है, हम इस पर काम कर लें तो हमारे कम से कम 5 प्रश्न तो सही हो सकते हैं। सोचो आप 5 प्रश्न की बात हो रही है। आप इसके लिए इग्नो की फाइल आती है, इग्नो 2 वॉल्यूम आता है। मैं अनअकैडमी पर मैं उसी को पढ़ाऊंगा, और एनसीईआरटी, इग्नो की फाइल प्लस एनसीईआरटी, बेशक दोनों फाइल मिलाकर के 600 से 700 पेज की बुकलेट आती है। पर मैं ये नहीं कहता 12 क्वेश्चन, पर दावा करता हूं 5 से 6 प्रश्न मिलना आसान है। कॉन्सेप्ट बेसिस, हार्डली 15 से 20 क्लास में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब मैं क्लियर कर दूंगा, ये ध्यान देना इस बात को, ये आपके बस में है, हम इसे कर सकते हैं। करंट एक प्रॉब्लम है। यदि करंट की हम बात करें, करंट की बात करें किसी एक न्यूज़पेपर को, या फिर आप तमाम चीजें मैगजीन को पकड़ लो। आप मान लिया जाए आप द हिंदू पढ़ते हो, आप द हिंदू पढ़ते हो, आपको मेहनत करना होगा। पर डे आर्टिकल पढ़ो और उसका पॉइंट फॉर्म में नोट्स बनाओ आप। यदि आपने इतना कर लिया तो यकीन करो आप 55+ प्रश्न सही कर ले जाएंगे, आपका पीटी हो जाएगा। पीटी रुकेगा नहीं आपका। पर दुर्भाग्य यह है कि जिस तरह हम चर्चा कर रहे हैं, आप खुद से पूछो क्या आप इस तरह करते हो। मेरी क्लास के अनेक ऐसे बच्चों ने इस रणनीति को फॉलो किया, उनका पीटी हुआ भी, इस बार उन्होंने मेंस लिखा है। मुझे पूरा विश्वास है आप भी ये कर सकते हो। यदि आपने कर लिया तो यकीन करो मेंस में मैं लिखना सिखा दूंगा। अनअकैडमी की स्पेशल क्लास पर, अनअकैडमी के स्पेशल क्लास पर मैं आंसर राइटिंग प्रोग्राम सिखा रहा हूं कि आंसर को कैसे लिखा जाता है, क्वेश्चन उठाया और क्वेश्चन को कैसे फ्रेम करेंगे, मैं यही सिखा रहा हूं मैं। तो मैं इस लिखना में आपको सिखा दूंगा, पर मेहनत आपको करनी होगी। हमेशा ध्यान दो इस बात को। आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और निश्चय के रेफरल कोड का उपयोग करते हो तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। थैंक यू।